खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड। आइए शुरू करें। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले उन खबरों की तरफ आपको ले चलता हूं जो आज खास तौर से फोकस में रहेंगी। हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी की कसम, आतंक का ग्लोबल गेम खत्म, हमास के खिलाफ इजराइल का गुस्सा, क्या इस बार फिर बदलेगा फिलिस्तीन का नक्शा। यह खबर आपके साथ पूरी डिटेलिंग के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। और 500 करोड़ का सवाल, लॉकर के बाहर हाई वोल्टेज बवाल, खजाने में किसका है माल। पूरी खबर आपके सामने होगी। अब हो जाइए नई सवारी के लिए तैयार, क्योंकि आ गई उड़ने वाली कार। किसने किया चमत्कार, यह भी आपके सामने होगा। लेकिन पहले बिग एंड बोल्ड खबर, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध का आज 7वां दिन है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब इजराइल गाजा पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। टैंकों के साथ इजराइल की फौज गाजा की तरफ कूच कर चुकी है। इजरायली टैंक गाजा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। इजराइल ने गाजा के लोगों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्हें डेडलाइन के भीतर गाजा खाली करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसके बाद गाजा पट्टी में इजराइल का कहर बरपने वाला है। लेकिन हमास ने इजराइल का अल्टीमेटम मानने से इनकार कर दिया है और फिलिस्तीनियों को वहीं रुकने के लिए कहा है। हालांकि इजराइल के अल्टीमेटम से पहले ही गाजा से 4,23,000 लोग अपना घर बार छोड़कर भाग चुके हैं। इजराइल को यह आदेश ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल ने हमास के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है और दिन रात मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद पूरा गाजा पट्टी का इलाका बम, रॉकेट और मिसाइल धमाकों से गूंज रहा है। इजराइल की सेना चुन चुनकर हमास के उन सेंटर्स को तबाह कर रही है जहां हमास के आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इजरायली हमलों के बाद गाजा का कोई इलाका ऐसा नहीं बचा है जहां से आग और धुएं का गुबार उठता न दिखाई दे रहा हो। इस बीच इजरायली सेना की तरफ से गाजा की बर्बादी का ड्रोन फुटेज रिलीज किया गया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि इजरायली मिसाइलों के हमले में ज्यादातर बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध में आज की रात भयानक साबित होने वाली है, क्योंकि इजराइल ने गाजा पट्टी पर अब तक 6,000 से ज्यादा बम गिराए हैं, जबकि अभी हमलों की रफ्तार और तेज होने वाली है। उधर हमास ने भी कह दिया है कि वो इजराइल के हमलों का जवाब देगा और किसी भी हाल में झुकेगा नहीं। बारूदी प्रहार में अब तक हमास के 1500 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। इजराइल में 1300 और गाजा में 1400 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 3000 से ज्यादा लोग इजराइल में जख्मी हुए हैं, जबकि गाजा में घायलों की संख्या 6200 के पार जा चुकी। और अगली अहम खबर यह कि इजराइल हमास युद्ध के 7वें दिन अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे। यहां पर उन्होंने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इजराइल को भेजे गए अमेरिकी हथियारों का मुआयना किया। 2 दिनों के भीतर लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के दूसरे ऐसे टॉप लेवल के नेता हैं जो इजराइल पहुंचे। ऑस्टिन से पहले कल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव में थे और उन्होंने वहां पहुंचकर इजराइल के समर्थन में कहा था, वी आर हियर एंड वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। जारी युद्ध के बीच बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल के समर्थन में बड़ा ऐलान किया है। ऋषि सुनक ने कहा है कि ब्रिटेन इजराइल को सैन्य मदद भेजेगा। इसमें ब्रिटिश रॉयल नेवी के शिप और जासूसी विमान शामिल होंगे। हालांकि ऋषि सुनक ने साफ किया है कि सैन्य मदद का मकसद तनाव। खबर यह है कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के 7वें दिन आज जुमे की नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद अलग अलग शहरों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिला और दुआएं मांगी गईं। लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जमा हुए। फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे, जबकि जम्मू कश्मीर के बडगाम में लोगों ने फिलिस्तीन के प्रति समर्थन दिखाया, इजराइल के खिलाफ नाराजगी। और बिहार की राजधानी पटना और मुंबई में भी जुमे की नमाज के दौरान फिलिस्तीन के लिए दुआएं मांगी गई। इजराइल का खुलकर विरोध किया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोग पोस्टर बैनर लेकर पहुंच गए और सीएम आवास के सामने सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करने लगे। ये सभी लोग शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे जो कि सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे। इतने प्रदर्शनकारियों को देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि पुलिस को शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की इस प्रदर्शन की भनक नहीं थी। हालांकि सीएम आवास के पास हो रहे प्रदर्शन के बाद पुलिस एक्शन में आई और सभी लोगों को हटाया गया वहां से। बता दें कि प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत कट ऑफ लिस्ट में 1 नंबर कम करके अभ्यर्थियों को शामिल करने का निर्देश दिया गया था। बिहार के समस्तीपुर का कोर्ट परिसर उस वक्त कुश्ती का अखाड़ा दिखाई दिया जब कुछ वकीलों में जूतम पैजार शुरू हो गई। शुरुआत में 2 महिला वकील कहा सुनी में आपस में भिड़ गई और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। कुछ वकीलों ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं की लड़ाई को रोकना नामुमकिन हो गया। मामला कुछ शांत हुआ तो काला कोट पहने महिला वकील ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और फर्नीचर को फेंकने लगी। इस दौरान उसकी एक पुरुष वकील के साथ भी झड़प हुई। हंगामे के दौरान काफी देर तक कोर्ट परिसर अफरा तफरी का अड्डा बना रहा और घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तब जाकर मामला शांत हुआ। उत्तर प्रदेश
के जौनपुर से सनसनीखेज हत्याकांड का वीडियो सामने आया है, जहां बाइक पर आए बदमाशों ने आरा मध्य प्रदेश के गाजियाबाद से चोरी की वारदात का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जब दो चोरों ने डिपार्टमेंटल स्टोर पर हाथ साफ कर दिया। दोनों चोर रात के अंधेरे में शटर तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हुए। इसके बाद बड़े इत्मीनान से पहले कैश काउंटर को तोड़ा, कैश निकाला, कीमती सामान उठाकर बड़े आराम से चलते बने। हालांकि चोरी की वारदात यहां अब इस कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पता यह चला है कि चोर एक दिन पहले दिन के उजाले में दुकान पहुंचकर रेकी करके गए थे और उसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दो पक्षों में मामूली विवाद के बाद हंगामा खड़ा हो गया। पहले दोनों पक्षों में मामूली कहा सुनी दिखाई दी और उसके बाद मारपीट की नौबत हो गई और बवाल बढ़ते ही एक पक्ष के लोग अपने घर की छत पर पहुंच गए, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी होते ही पूरी गली में चीख पुकार मच गई। इस दौरान छत पर खड़े एक शख्स ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि तीन युवक छत पर पहले से इकट्ठा किए गए ईंट और पत्थरों से हमला कर रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष के लोग नीचे गली से ही पत्थर फेंक रहे हैं। इस दौरान एक युवक पत्थर फेंकते वक्त छत से नीचे गिरते गिरते बचा। जब उसे बचाने के लिए पीछे से दूसरा युवक पहुंचा तो उसके सिर पर एक ईंट आकर लगी। पूरी घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं बम्बूगढ़ में हुए इस बवाल के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। और कर्नाटक में एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से नोटों का इतना बड़ा जखीरा मिला है कि देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आयकर विभाग के अधिकारियों की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। बेंगलुरु में हुई इस रेड में 500-500 रुपए के नोट वाले 23 डिब्बे जब्त किए गए और इन्हें एक बिस्तर में छिपा कर रखा गया था। बताया जा रहा है कि यह रकम 42 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। आईटी विभाग के ठेकेदार अंबिकापति के एक अपार्टमेंट पर छापा पड़ा था, जहां से कैश का यह भंडार मिला। बताया जा रहा है कि अंबिकापति प्रदेश के बड़े ठेकेदार हैं, जो भ्रष्टाचार के लिए पहले ही बदनाम थे। सूत्रों के मुताबिक अंबिकापति के पास मिली ब्लैक मनी चुनाव में इस्तेमाल की जानी थी। इसे हैदराबाद ले जाए जाने का प्लान था, जहां तेलंगाना में चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता। सट्टेबाज महादेव ऐप का डी कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक दुबई में दाऊद के भाई मुस्तकीम और पार्टनर से महादेव ऐप के प्रमोटर्स मिले थे। इस ऐप को पाकिस्तान में भी लॉन्च किया गया था। ऐसा ही एक और ऐप था, खेलो यार ऐप। यह भी जांच एजेंसी के रडार पर है। ईडी को शक है कि इस ऐप को महादेव प्रमोटर्स ने दाऊद के भाई मुस्तकीम कासकर के कहने पर पाकिस्तान में पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया था। इस ऑनलाइन बेटिंग ऐप को भी बॉलीवुड के कई बड़े नामचीन सेलिब्रिटीज ने प्रमोट किया। सूत्रों के मुताबिक जो स्टार्स ईडी के रेडार पर हैं, उनके नाम इस तरीके से हैं: गोविंदा, शक्ति कपूर, पूनम पांडे, रणदीप हुड्डा, बोमन ईरानी, राजपाल यादव, शेफाली जरीवाला, राधिका आप्टे, मुनमुन दत्ता, अंकिता लोखंडे, नील नितिन मुकेश, रश्मि देसाई, कृष्णा अभिषेक, डेजी शाह। ये तमाम वो सेलिब्रिटीज हैं जिनके नाम कहा जा रहा है कि ईडी की जांच लिस्ट में शामिल हैं। और अगली खबर आपको बता दूं कि पटना के अगमकुआं इलाके में उस वक्त हड़कंप देखने को मिला जब प्लास्टिक पाइप के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। बताया जा रहा है कि टीवी टावर के पास नमामि गंगे प्रोजेक्ट का गोदाम बना है, जहां खुले में प्लास्टिक के पाइप रखे गए थे और अचानक इन पाइपों ने किसी वजह से आग पकड़ ली। गनीमत रही कि गोदाम से रिहायशी इलाका दूर है और ऐसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। 500 करोड़ का खजाना, जयपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा। पूरी खबर आपके सामने होगी, लेकिन पहले देखिए आइंस्टाइन के फॉर्मूले E=mc² के खिलाफ जब देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका पहुंची तो क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आइंस्टाइन के फॉर्मूले E=mc² को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में E=mc² फॉर्मूले को गलत बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहां न्यूटन या आइंस्टाइन को गलत साबित करने के लिए नहीं बैठे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत नाकाम कर दी गई। श्रीकरणपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया, जिसमें 12 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। पंजाब के अटारी बॉर्डर से बीएसएफ ने 11 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है, जिसमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। ये सभी अवैध रूप से पाकिस्तान में घुसने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों ने इन्हें उस समय पकड़ा जब ये आईसीपी यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की दीवार फांद कर सीमा के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। बिहार के बेतिया में एक छात्र का अपहरण करके हत्या कर दी गई है। 9वीं के छात्र आशीष कुमार को 11 अक्टूबर को किडनैप किया गया था। बताया जा रहा है कि अपहरण करने वालों ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इसकी सूचना परिजनों ने पुलिस वालों को दी थी। रांची में डबल सुसाइड का मामला सामने आया है। बरियातू थाना क्षेत्र में एक मकान से युवक युवती का शव बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला हो सकता है। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे।
टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल के बाद जांच में फंसे इंजीनियर्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। केजरीवाल के सरकारी आवास को बनाने के मामले में फंसे पीडब्ल्यूडी के 6 इंजीनियर्स की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका में कारण बताओ नोटिस को रद्द करने से इनकार कर दिया और उनको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जाने के लिए कहा। बता दें कि नवभारत पर ऑपरेशन शीश महल चलाने के बाद विजिलेंस विभाग ने नियमों के उल्लंघन के मामले में 6 इंजीनियर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पूरे मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने उन्हें दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। अदालत ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस बीच संजय सिंह ने ईडी की इस कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई को मंगलवार तक के लिए टाल दिया। और अगली खबर यह कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी टकराव चरम पर पहुंच गया है। आज आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के बाहर जमा हुए और सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता तत्काल संजय सिंह को रिहा करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी को चेतावनी दी कि वो देश में मोदी सरकार की तानाशाही को नहीं चलने देंगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि बीजेपी मुख्यालय के बाहर पहले से ही दिल्ली पुलिस मौजूद थी, जिन्होंने चेतावनी देने के बाद कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। जयपुर के गणपति प्लाजा में आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा यहां लॉकर के सामने धरने पर बैठ गए। सांसद का आरोप था कि लॉकर में 500 करोड़ का काला धन है, साथ ही 50 किलो सोना भी रखा हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस से लॉकर खोलने और पूरे मामले की जांच की मांग की है। वहीं सांसद के आरोपों पर आयकर विभाग की टीम गणपति प्लाजा पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। पीएम मोदी की कसम, आतंक का ग्लोबल गेम खत्म। खबर पर पूरी डिटेल आगे, लेकिन उससे पहले देखिए झारखंड के सीएम की मुश्किलें बढ़ गईं। ईडी समन के खिलाफ दायर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका आज झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए कहा कि समन होने के बाद याचिका दाखिल की गई है। सोरेन को ईडी अब तक 5 बार समन कर चुकी है। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पीकर से अगले विधानसभा चुनाव से पहले फैसला देने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्पीकर निर्णय नहीं लेंगे तो हम खुद फैसला सुनाएंगे। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। शाह ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम हो या मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, देश के लिए सिख समुदाय का योगदान हमेशा नंबर 1 रहा है। अहमदाबाद में कल होने वाले भारत और पाकिस्तान के ब्लॉकबस्टर मैच से पहले की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम हैं। गुजरात पुलिस के साथ अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच के अधिकारी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम और उससे आसपास के 5 किलोमीटर तक के इलाके पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। मैच से एक दिन पहले अधिकारियों ने ड्रोन की रिहर्सल भी की। ड्रोन के जरिए 100 फीट की ऊंचाई से हाई राइज बिल्डिंग्स और भीड़ भाड़ वाली इलाकों पर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बारीकी से निगाह रखी जाएगी। आ रही है फ्लाइंग कार, क्या होगी इसकी कीमत बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने क्या कहा। एग डे भी मनाया जाता है, आज वही है। और अंडे खाने के फायदे नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी लोगों को पहले से बताती रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में हर साल कितने अंडे खाए जाते हैं? केंद्रीय डेयरी और पशुपालन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में देश में करीब 750 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ और यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। मतलब अंडों का कंजम्पशन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 2018-19 में जहां हर साल प्रति व्यक्ति के हिस्से में 79 अंडे आते थे, वहीं 2019-20 में आंकड़ा 86 तक पहुंचा। 2020 और 21 में आंकड़ा बढ़कर 90 तक पहुंचा और 21-22 में यह बढ़कर 95 हो गई संख्या। संडे हो या मंडे, विदेशों में हर रोज खाए जा रहे हैं भारतीय अंडे। भारत ने साल 2022-23 में अंडा एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बनाया है। वैसे अंडे खाने के मामले में चीन नंबर 1 पर है, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका है और इसके बाद तीसरा नंबर भारत का है। अंडे के पैरोकार हैं वो फायदे भी गिनाते रहते हैं और तभी WHO भी कहता है अंडे खाओगे तो हड्डियां मजबूत होंगी, मसल स्ट्रांग होंगी। अंडा खाना हार्ट के लिए फायदेमंद है, इससे खून की कमी नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म में इजाफा होगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। और इसीलिए नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी इसको लेकर बाकायदे अभियान भी चलाती रही। और आ रही है फ्लाइंग कार, लेकिन क्या इसको अफोर्ड करना होगा मुमकिन? कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 126 अंक गिरकर 66,283 पर, जबकि निफ्टी 43 पॉइंट नीचे 19,751 पर क्लोज हुआ। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली। गोल्ड प्रति 10 ग्राम 58,032 पर, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 69,404 पर कारोबार किया।
दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी को लेकर पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने आज हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी के चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। प्रधान सचिव ने ईवी गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग फैसिलिटी बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही संबंधित मुख्य सचिवों को पराली जलाने से रोकने के उपाय करने के लिए कहा। नया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हमास और फिलिस्तीन में कंफ्यूजन फैलाकर मोदी पर अटैक किया जा रहा है। देश में एक बार फिर हिंदू वर्सेस मुसलमान की प्लानिंग हो रही है, लेकिन मोदी ने प्रोपेगेंडा ब्रिगेड की पूरी पोल खोल दी। मोदी आज कैमरे पर आए तो उन्होंने आतंकवाद की बात की, 2001 के पार्लियामेंट अटैक का जिक्र किया, युद्ध में भारत इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है ये कहा। क्यों खड़ा है ये भी प्रधानमंत्री ने समझाया। अगर आप धर्म और मजहब छोड़कर एक हिंदुस्तानी बनकर प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे तो पूरी बात समझ में भी आएगी। मोदी ने जो कहा और जो समझाया, सारा डिटेल ये रिपोर्ट। हमास और इजराइल में भारत कहां खड़ा है? हमास और इजराइल की जंग में भारत किसके साथ है? इजराइल और हमास की जंग में भारत का स्टैंड क्या है? आतंकवाद पर भारत की लाइन क्या है? ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ कर दी। सारा कंफ्यूजन मोदी ने दूर कर दिया। भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बदलक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। मोदी ने लाउड एंड क्लियर कहा, सीधा और सपाट कहा, बिना अपनी बात को घुमाए फिराए कहा। न किसी का नाम लिया, न किसी का नाम छिपाया। मोदी ने आतंकवाद पर खुलकर बोला। मोदी ने कहा कि भारत ना तो टेररिज्म का सपोर्टर था, न भारत अभी टेररिज्म के साथ है, न भविष्य में भारत कभी टेररिज्म का सपोर्ट करेगा। मोदी ने वैसे ही बातें G20 के पार्लियामेंट्री स्पीकर से समिट में कही, लेकिन मोदी का मैसेज पूरे भारत और पूरी दुनिया के लिए था। टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात उस वक्त कही जब भारत में मोदी के विरोध में एक बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। इंडिया में हमास प्रेमी गैंग एक्टिव हो गया। इसके सैंपल सामने आने लगे। जुम्मे की नमाज के बाद देश में कुछ जगहों पर इजराइल के विरोध में नारेबाजी हुई। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में जुम्मे की नमाज के बाद इजराइल का विरोध हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इजराइल के अगेंस्ट में नारेबाजी हुई। मजहब के नाम पर नफरती इकोसिस्टम मुसलमानों को भड़काने में जुटा है।
मोदी विरोध में नया टूल किट बनाया गया है। टूल किट की मदद से भारत में नया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मोदी के विरोध में नया नैरेटिव बनाया जा रहा है। हेट मोदी गैंग का पूरा फोकस इस बात पर कि फिलिस्तीन का नाम लो और नरेंद्र मोदी को बदनाम करो। हमास वर्सेस इजराइल की लड़ाई को फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल की लड़ाई बताओ। देश में फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल की लाइन पर डिबेट करो। लोगों में हमास और फिलिस्तीन के नाम पर कंफ्यूजन पैदा करो। आतंकवाद के खिलाफ इजराइल की लड़ाई को धर्म युद्ध बनाकर पेश करो। नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की अक्सरियत है पूरी दुनिया में। अक्सरियत नरेंद्र मोदी जैसे जालिम लोगों की है। जालिम हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं देगा। ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि मोदी हमास के आतंकी हमले का विरोध कर रहे हैं। इजराइल वर्सेस हमास की लड़ाई में मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं। ये जानबूझकर मोदी के खिलाफ नया पॉलिटिकल वॉर शुरू है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों ने फलस्तीन का साथ देने के लिए एक प्रोसेशन निकाला। वो इस गलतफहमी में थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रजातंत्र में रह रहे हैं जिसमें हर किसी को अपनी जायज आवाज उठाने का हक है, जिसमें बोलने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। किसी की दिल आजारी नहीं करी, उन्होंने फलस्तीन का साथ दिया, उनके ऊपर केसेस कर दिए गए। क्या फलस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? हमें अफसोस होता है इस बात पर कि देश प्रजातंत्र से बहुत दूर जा रहा है। जिन लोगों को हमास में फिलिस्तीन दिख रहा है, जो लोग हमास जैसे आतंकी संगठन का नाम लेकर भारत में हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, जो लोग अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो शेयर कर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, सबको मोदी का जवाब मिल गया। G20 के पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट में मोदी करीब 25 मिनट बोले। मोदी जब बोल रहे थे, दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि ध्यान से मोदी को सुन रहे थे। मोदी जब भी बात करते हैं तो एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एग्जाम्पल से बात समझने और बात समझाने में आसानी होती है। स्पीकर समिट में मोदी ने 2 एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल भारत के लिए, दूसरा एग्जाम्पल दुनिया के लिए। भारत को मोदी ने 13 दिसंबर 2001 के पार्लियामेंट अटैक का एग्जाम्पल दिया। एक ही लाइन में मोदी ने आतंकवाद पर अपना स्टैंड बता दिया। मोदी विरोधियों के नैरेटिव की सारी पोल खोल दी, विरोधियों के प्रोपेगेंडा की बखियां उधेड़ दी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने अगर भारत संसद पर हमला करने वालों की निंदा करता है, संसद पर हमला करने वालों को आतंकी कहता है, तो फिर इजराइल में मासूम लोगों की जान लेने वालों का सपोर्ट कैसे कर सकता है? मोदी ने बात खुलकर देश को, दुनिया को समझा दी। दूसरा एग्जाम्पल मोदी ने दुनिया को दिया। एग्जाम्पल में बात भारत की थी। इस मुश्किल दौर से निकलने का रास्ता भारत के एग्जाम्पल से समझाया। सर्वधर्म समभाव से सर्वधर्म समभाव का मतलब समझाया। 200 लैंग्वेजेस में हमारे यहां 33,000 से ज्यादा अलग अलग न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं। हमारे यहां सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 3 बिलियन यूजर्स हैं। इससे पता चलता है कि भारत में इंफॉर्मेशन का फ्लो और फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका लेवल कितना विराट है, कितना सशक्त है। 21वीं सदी की इस दुनिया में भारत की ये वाइब्रेंसी, विविधता में एकता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। मोदी आतंकवाद का खुलकर विरोध करते हैं। वो इसे किसी धर्म, जाति या मजहब के चश्मे से नहीं देखते। भारत ने सबसे ज्यादा आतंकवाद का दंश झेला है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फेस किया है। ये बात मोदी विरोधी भी जानते हैं, लेकिन फिर भी मोदी विरोध में सियासत से बाज नहीं आ रहे। कभी कांग्रेस तो कभी हैदराबादी भाईजान ओवैसी नई नई स्क्रिप्ट सुना रहे हैं। गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेड करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको। 16 ईयर्स से ब्लॉकेड है। ओपन एयर प्रिजन है वो।
इजराइल ने गाजा एयरपोर्ट को 2001 में बर्बाद कर दिया, ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को, और फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? वायलेंस, अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है, अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। वायलेंस कोई भी करो हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन करो या फिर इजरायली गवर्नमेंट करो। और आप एक बात समझिए, 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। ओवैसी को हमास में फिलिस्तीन नजर आ रहा है। ओवैसी फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इजराइल मुर्दाबाद का झंडा उठा रहे हैं, लेकिन ओवैसी के ट्वीट में कहीं हमास नजर नहीं आ रहा। मोदी जब भी भारत की बात करते हैं तो भारत को एक आइडियल देश के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। दुनिया में आज भारत का कद इसी वजह से बढ़ रहा है, लेकिन मोदी हटाओ मोर्चा आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भी अपना पॉलिटिकल वेंडेटा चला रहा है। इजराइल हमास की लड़ाई में कांग्रेस ने अपनी लाइन ली। कांग्रेस की CWC की मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन इस प्रस्ताव में इजराइल का जिक्र तक नहीं था। कांग्रेस ने भी वही किया जो ओवैसी ने किया, हमास पर कोई बात नहीं की, बात फिलिस्तीन की है। मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा में सिर्फ सियासत ही नहीं चमकाई जा रही, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी का काम स्टार्ट हो चुका है। इस हमास प्रेमी ब्रिगेड में सियासी पार्टियों के साथ साथ कई कट्टरपंथी मौलानाओं ने दुकान खोल ली है। कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन में मुसलमानों का झंडा लेकर मैदान में है। सबकी स्क्रिप्ट में फिलिस्तीन है, दुहाई है, लेकिन असल बात कोई बता नहीं रहा। वन ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट मस्जिद है दुनिया की। वहां के रहने वाले हमेशा मौसे के मुसलमान, जब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद से लेकर आज तक वहां मुसलमानों का एक मौसे की हुकूमत रही है, सब कुछ रहा है। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत वहां के लोगों को लाकर यहां बसाया गया, इसमें भी कोई बात नहीं थी। मौसे के यहाँ आकर लाकर बसे, तो यहाँ जो लोग बाग बसे आकर, जो यहूदी आकर बसे, उनके साथ में बाकायदा एक दुनिया ने शर्त रखी और उन्होंने रखा कि भाई आप यहाँ पर सेटलमेंट जरूर होंगे, लेकिन जो ये जो हैं जो वहां के जो रहने वाले हैं फिलिस्तीनी हैं, उनको भी आप बराबर इक्वल का राइट देंगे। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की असल कहानी बस इतनी कि आतंकी संगठन हमास ने इजराइल में बर्बर नरसंहार किया और इजराइल ने इसके बदले में पलटवार किया। मोदी जो कहते हैं योगी सबसे पहले उसको इंप्लीमेंट करते हैं। मोदी ने युद्ध शुरू होते ही अपना स्टैंड लिया। योगी ने मोदी का सूत्र मान लिया। 12 अक्टूबर को योगी ने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिसर्स के साथ बैठक की। योगी ने कहा कि युद्ध को लेकर भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह की गतिविधियां स्वीकार नहीं होगी। सोशल मीडिया हो या कोई धर्म स्थल, कहीं से भी किसी भी प्रकार का उन्मादी बयान जारी ना हो। ऐसा किया गया तो फिर कानून अपना काम करेगा। देश में जो फिलिस्तीन के नाम पर लोगों को भड़काया गया, हमास प्रेमी गैंग ने जो जहर बोया, उसका इंपैक्ट जुमा के दिन नजर आया। कई जगह इजराइल और अमेरिका के विरोध में नारेबाजी हुई। बड़गाम, हैदराबाद, पटना और अहमदाबाद में नारेबाजी हुई। कोई फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहा था तो कोई इजराइल अमेरिका के विरोध में। हमास का हम लोग दुआ कर रहे हैं तो समर्थन तो ही है। समर्थन है। ये क्या आप लोग दुआ में हमास के समर्थन की बात भी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम हमास के समर्थन में हैं और हमास के समर्थन में रहेंगे और हम हर उस ऑपरेशन के खिलाफ हैं जिसने किसी भी के ऊपर भी ऑपरेशन किया है। फिलिस्तीनियों के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफियां हुई है। वो 70 साल से छोलदारियों में रह रहे हैं। मोदी जानते थे कि देश में हमास प्रेमी ब्रिगेड एक्टिव हो चुका है। हेट मोदी प्रोपेगेंडा के लिए नफरती एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए मोदी ने आज अपनी लाइन ली। G20 के मंच से देश को मैसेज दिया, फिलिस्तीन और हमास के बीच का अंतर समझाया और जवाब हर विरोधी को दिया। ऐसा नहीं कि पूरा देश इस हमास प्रेमी नफरती ब्रिगेड के चक्कर में फंसा है। देश का एक बड़ा हिस्सा इजराइल के साथ है। इजराइल के समर्थन के लिए काशी में गंगा आरती हुई, काशी में पोस्टर लगाए गए,
अजमेर के पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में प्रार्थना की गई। योगी के मथुरा में हवन पूजन किया गया। हमास के हमले में मारे गए इजरायली लोगों की मुक्ति की प्रार्थना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।